हेलो गाइस, तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और 17 फेब 2022 का। तो चलते हैं। इससे पहले देखिए कि हम एक यूपीएससी की प्रीलिम्स सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। प्रीलिम्स सीरीज उसकी मैं डिटेल्स बता दूंगा अभी आपको नई वीडियो में, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, आपकी इच्छा है, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो एनालाइज करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर आज का और चलते हैं पहली न्यूज से। सहा लॉर्ड्स दिल्ली पुलिस फॉर फर्म एंड फेयर राइट प्रूव्स। मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आपके लिए, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो अमित शाह हैं। अगर ये किसी एक बकवास पेपर में पूछ लिया जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एससी रिफ्यूजेस टू इंटरफेयर विद द डीयू ऑफलाइन एग्जाम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बता दिया डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक और बार बता देता हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन, देखो अगर आपको कोई भी लोकसभा, जैसे मान लो ये आपका कोई स्टेट है, ठीक है, तो इसमें लोकसभा सीट कितनी होंगी, लोकसभा सीट का क्षेत्र क्या होगा, उसका विधानसभा सीट का क्षेत्र क्या होगा, तो ये जो सारी चीजें कवर करता है इसे हम बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। जो सारी चीजें बताता है उसे क्या बोलते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन का ये काम होता है। इसके अलावा भी डीलिमिटेशन कमीशन ये बताता है कितनी सीटें होंगी, कितनी कम ज्यादा, यानी कि डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, परिसीमन, ठीक है। तो ये सारी चीज जो बताता है ये आपको डीलिमिटेशन कमीशन बताता है। मेरे हिसाब से अभी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जो एक बार हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन पेपर में कभी आएगा नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद नेटो यूएस स्पेक्टिकल ऑफ रशियन ट्रूप पुल आउट। देखिए अगर क्या हुआ, अगर आपको पता हो कि जो यूक्रेन था उस पर ना रशिया ने अपनी सेना भेजी थी बहुत सारी, ठीक है। और जब भेजी थी तो उसने ये बोला था कि भाई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो चीज़ है हम एक्सरसाइज करने पे जा रहे हैं ना, लेकिन अब उसने वो सेना वापस बुला लिया, ठीक है। उसके कुछ जो बेसिस है वो बोले कि हमारी जो टेम्परेरी एक्सरसाइज थी वो खत्म हो चुका है, हम वापस अपने बेसिस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका इशू हुआ है, अगर मैं आपको इसमें लाइन टू लाइन बताऊं तो ये देख लीजिएगा। रशिया सेड ऑन वेडनेसडे मोर ऑफ इट्स फोर्स सराउंडेड यूक्रेन बट विथड्रॉल बट नेटो जॉइंड द यूएस। नेटो जो बोल रहा है कि भैया अभी हमें विश्वास ही नहीं है कि सच में इन्होंने कर दिया ऐसा, ये धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये यूएस और नेटो बोल रहे हैं। नेटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, नेटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये असलियत में एक बेस्ट का ग्रुप है जिसका सीधा सीधा उद्देश्य अपनी सीमा बढ़ाओ, ठीक है, अपना राज बढ़ाओ और अपने सभी क्षेत्रों को अपने साथ लो, ये बेस्ट का उद्देश्य होता है, ठीक है, जिससे इसकी इकोनॉमिकल पावर वगैरह इंप्रूव हो। 1949 में नेटो की स्थापना हुई थी, 1949 में, ठीक है। ये चीज एक बार आप देख लेना, इसी में हुई थी, है ना। अगर इसके बाद की हम बात करें तो रसिया डिफेंस मिनिस्टर जो उसने बोला कि टैंक, इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल, ये जो सारी चीजें थी ये हमने यहाँ से हटा ली हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट आया नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट जो बिडेन है यूएस के, उन्होंने बोला है कि 1.5 लाख रशियन ट्रूप्स जो है वो अभी भी यूक्रेन बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने कोई भी वेरीफाइड पुल आउट नहीं किया है, ठीक है। अब आप एक चीज पूछेंगे कि इसमें न्यूज में इंडिया ने भी यूक्रेन में जो अपने छात्र वगैरह रहते हैं उनके लिए हेल्पलाइन खोल के बोल दिया कि भाई तुमको आना हो तो तुम लोग आ जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद ये न्यूज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आईआर वाला है, इसमें इंटरनेशनल वाला पेज होता है, उस इंटरनेशनल न्यूज वाला, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दिया है कि रसिया जो है वो वापस जाना चाह रहा है, ठीक है। स्टेट कैन ईज कोविड कर्व्स, मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट बताए भाई देख लेना आप। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, ध्यान रख लीजिएगा। ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट्स बीइंग टेकन लाइटली, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ट्राइब्यूनल डिस्कस करना, है ना। तो हम ट्राइब्यूनल डिस्कस कर लेते हैं कि ट्राइब्यूनल का क्या क्या सीन होता है। तो अगर मैं आपसे ट्राइब्यूनल की बात करूं, मैं आपसे अगर ट्राइब्यूनल की बात करूं, ठीक है, ट्राइब्यूनल की बात करूं तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। ये कैसी बॉडी होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। ट्राइब्यूनल जो होती है क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। मैं आपको इसमें कोर्ट और ट्राइब्यूनल में अंतर भी बताऊंगा। और ये जो काम करती है इनका दो काम होता है, ये या तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, ठीक है, या टैक्स टाइप कोई जो इशू होते हैं उन्हें सॉल्व करती है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, इन्हें सेटअप क्यों किया जाता है, तो इन्हें सेटअप किया जाता है टू रिड्यूस वर्क लोड ऑफ द कोर्ट, यानी कि ये जो कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका काम घटाने के लिए इन्हें सेटअप किया जाता है ना। अच्छा, अब इनकी मैं बात करूं तो
ये जो होते हैं ये अपने डिसीजन में एक्सपर्ट यानी कि ये एक्सपर्ट होते हैं अपने क्षेत्र में, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट्स को भी नियुक्त किया जाता है, ये हम बात कर लेंगे। अगर आप पूछेंगे मुझसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हो 1976 में जो हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप बोलते हो, उसमें ये ट्रिब्यूनल ऐड की गई थी और इसके 2 आर्टिकल इसमें ऐड किए गए हैं। आर्टिकल पहला जो ऐड किया गया था वो 323A और दूसरा आर्टिकल जो ऐड किया गया था 323B, ठीक है। ये 2 आर्टिकल इसमें ऐड किए गए थे। अगर आप इस आर्टिकल की बात करो तो मैं आपसे पहले 32A मतलब 323A की बात कर लेता हूँ। 323A इसमें क्या होता है, इसमें होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खाली आपकी नियुक्त होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं इसके बात करूं तो इसमें खाली पब्लिक सर्विस मैटर लिए जाते हैं, जो पब्लिक सर्विस मैटर होते हैं वही ही लिए जाते हैं आर्टिकल 323 के अंतर्गत, ए के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल बनती है, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो एक खाली से जो एस्टेब्लिश करती है, कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, ओनली बाय पार्लियामेंट खाली से एस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। अगर आप मुझसे 323A के बारे में और पूछें तो ये एक सेंटर के लिए हो सकती है, 1 फॉर सेंटर, और अदर जो होंगी सेंटर के अलावा अगर किसी को चाहिए तो एक ही होगी ईच स्टेट के लिए या 2 स्टेट के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आर्टिकल 323B हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। 323B ये आप चीजें बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके किसी भी एग्जाम का, ठीक है। अगर मैं 323 की बात करूं तो ये अदर मैटर जो बचे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है उनसे डील करती है, अदर मैटर्स जो आपके बचे हैं। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसमें सर्टेन नंबर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं बता दूं ये एस्टेब्लिश की जा सकती है पार्लियामेंट प्लस स्टेट दोनों के द्वारा, पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, इन दोनों के द्वारा एस्टेब्लिश की जा सकती है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसमें ट्रिब्यूनल में कौन कौन से मैटर आ सकते हैं तो मैं उनकी बात कर लूं। 323B में तो वो आते हैं जैसे आपका टैक्स हो गया, है ना, आपका फॉरेन एक्सचेंज हो गया, आपका इंपोर्ट हो गया, ठीक है, आपका एक्सपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो लैंड रिफॉर्म्स हो गए, आपके लैंड रिफॉर्म भी इसी ट्रिब्यूनल 323B में आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फूड हो गया आपका, है ना। इसके बाद मैं बात करूं रेंट वगैरह, ये जो सारी चीजें ये आर्टिकल आपके 323B में आते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आर्टिकल 323B में एक और चीज हो गया होगा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 323A में कोई हायरार्की नहीं होती है, नो हायरार्की, ठीक है, नो हायरार्की। लेकिन 323B में हायरार्की होती है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको अब चीज बताऊं तो डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, अगर मैं आपको कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अंतर बताऊं, अगर मैं इधर कोर्ट लिख दूं और इधर ट्रिब्यूनल लिख दूं तो पहला डिफरेंस समझ लीजिएगा आप। पहला डिफरेंस जो होता है, जो कोर्ट है वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम है, ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम है ना। लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल है ये एजेंसी है क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, है ना, ये स्टैट्यूट के द्वारा एजेंसी बनाई गई है एक, ये ओरिजिनल सिस्टम में नहीं थी। ये आपका भाई जो सिविल नेचर के ऑल सूट्स होते हैं उन्हें अप्लाई कर देती है, यानी कि सादे मुकदमे पे अप्लाई होती है। ये खाली स्पेशल मैटर में बात करती है कि स्पेशल मैटर जैसे टैक्स से रिलेटेड हुआ, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हुआ। अगर मैं दोबारा कोर्ट की बात करूं तो कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एग्जीक्यूटिव का, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि सरकार से ना उसे तनख्वाह मिलती है ना सैलरी मिलती है, कोई सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये जो ट्रिब्यूनल होती है डिपेंडेंट होती है, एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट होती है, ना तनख्वाह सैलरी सब वहीं से लेनी है। इसके बाद मैं बात करूं तो जो जज होता है इसका कोर्ट का वो होता है ट्रेंड इन लॉ, वो ट्रेंड इन लॉ होता है, ठीक है, ट्रेंड इन लॉ होता है। लेकिन जो इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जरूरी नहीं है कि वो लॉ में ट्रेंड हो, वो हो सकता है खाली एक्सपर्ट ही हो, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो इसमें देखो कोर्ट में जो होता है रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर लिए जाते हैं, रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर जो है वो कोर्ट में एप्लीकेबल होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें रूल्स के बजाय जो इसका बाउंड होता है वो मतलब जिससे बाउंड होते हैं वो होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस, ये चीजें बाउंड होती हैं इससे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको ये अंतर समझ आ गया होगा। अगर अंतर समझ आ गया तो आपने वीडियो लाइक कर देनी है। ट्रिब्यूनल हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मेरे हिसाब से अब कुछ बचा नहीं है आपके लिए इसमें, ठीक है। हम अगली न्यूज पे चलते हैं। इसके बाद SC to hear बानियाल कोटा केस ऑन मेरिट, मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें ही हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके अलावा हम कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। अगर इसके बाद की मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम चल लेते हैं जिसमें पहली ही न्यूज है कि सहा लाउड्स, एक मिनट रुको, ठीक है,
साल आउट सिटी पुलिस फॉर फर्म एंड रेड प्रूफ्स, मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अगली न्यूज AUD अनवेल्स, अगली न्यूज है AUD अनवेल्स सेंटर ऑन इंडियन लैंग्वेज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो वर्कर्स मोलेस्टेड से आंगनवाड़ी EDMC, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है आपके लिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लीजिएगा, फ्री नीट जी कोचिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। और सिटीजन एंड सजेशन फॉर अपकमिंग बजट, मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, है ना भाई। देखो जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है खाली हम उससे डिस्कस करेंगे। देखो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज मैं भी कुछ भी बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बता दी जया डेथ प्रूफ पैनल रिकमेंडेशन, जया डेथ क्या होती है, क्या ये क्या है, ये सब बकवास होते हैं। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, पिछले से पिछले जितने भी साल का पेपर उठाओ, एक भी न्यूज ऐसी नहीं होगी आप जो मैंने छोड़ी और आप बोलो कि भाई ये पिछले किसी पेपर में आई हुई है, ठीक है। तो ये न्यूज हमको छांटनी पड़ती है। अगर आप न्यूज छांटना सीख गए ना द हिंदू न्यूज़पेपर में से, तो समझ लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख गए, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, ऐसे डिसमिसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती, जिसमें हाथ हिलाने वाली न्यूज है ना ऐसे छोड़ के जाया करो, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं, इलीगल कोल ट्रेडिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ इसे देख लीजिएगा, थोड़ा ये आ जाती है, थाउजेंड ऑफ क्रिम्सन रोजेस बटरफ्लाइज फ्लाई अक्रॉस द ओशन। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, क्रिम्सन रोज किसकी वैरायटी आपसे पूछ लेगा, बटरफ्लाई है, रोज की है कि फ्लावर है, तो आपको बस क्या टिक करना है, बटरफ्लाइज, ठीक है। ये जो माइग्रेट होती हैं तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ, ये माइग्रेट होती हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ इसमें मुझे नहीं लगता ध्यान रखने की चीज है, बस आपको ये रोज, अच्छा रोज तो बटरफ्लाई थी, बस ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं हिजाब की बात करूं तो मेरी एक वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं, डिटेल में वो मिल जाएगी आपको, उसमें सारे इशू मैंने कर रखे हैं। अगर मैं आपको फिर बता दूं कि हाथ हिलाने वाली वीडियो जो है ना ऐसे छोड़ा करो, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे काटते चलो। कॉलेजियम नोट फॉर 10 एडवोकेट जजेस, ये जज हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, नीति आयोग कुशवाहा। अगर बेल नोट जल्ली काटो, आपको पता है तमिलनाडु का एक फेस्टिवल होता है जिसमें बैल के वगैरह की चीजें होती हैं, ठीक है। नेट खत्म हो गया भाई, लेकिन वीडियो आपकी चलती रहेगी, आप चिंता मत कीजिएगा। अगर इसके बाद की मैं बात करूं, 10S टैग क्या होता है, RBI देखो एक, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो उसमें मैंने इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करी थी, क्या होता है। अगर आप उसने नहीं देखी आपने हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा गाइस। अगर आप डेली वीडियो देखने वाले हैं ना, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स के लिए होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है MPC जो होती है, उसकी लिमिट 4 ± 2% होती है, और जो 6% का कोटा है वो हमारा ब्रीच हो गया, 6.01% हो गया है। तो एक ये कंसर्न का विषय, लेकिन हम इसे कर देंगे। हालांकि इस एडिटोरियल में इन्होंने कुछ ज़्यादा दिया नहीं हुआ, इसमें कुछ मेरे हिसाब से खास है नहीं, ठीक है। तो इसे भी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, इन्फ्लेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। फेडरल जुडिशियरी, इन्होंने ये बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उन दोनों को सेम लेवल पर लाया जाए, कोई भी सुप्रीम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स में कहीं भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ठीक है। ये बकवासबाजी है, बस बकवास तो नहीं बोल सकता, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो प्योर एंड प्योर प्रीलिम्स पे है। अगर आप इसकी बात करना चाहें कि मोर फेडरल जुडिशियरी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के ही जज के द्वारा हाई कोर्ट के जज या चीफ जज की नियुक्ति होती है, ठीक है। और ये जो सारी चीजें होती है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तो भाई पावर में आ गई अपनी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आप एक लेवल पे ले आओ, यानी कि फेडरल टर्म पे लेके आओ उनको, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की आपसे बात करूं तो इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, है ना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिफेक्ट ये जो दिखा रहे हैं नहीं होने चाहिए, और पैरेलल जुडिशियल हायरार्कीज होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर हाँ आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इसे छोड़ना मत। अगर आपका फोकस मेंस पे प्रीलिम्स पे नहीं है तो इसे पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, उससे आप पढ़ते रहना, ठीक है। 2-3 स्क्रीनशॉट ले लो या न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लेना, है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, KNP एनालिसिस पे, आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट एडिटोरियल पे चलते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉर्मल डेफिनेशंस दी गई हैं जो जिन्हें हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं। आफ्टर द बजट क्रिप्टो सिग्नल इंडियन एवेट्स रिफॉर्म, आखिरकार जब निर्मला सीतारमण ने बोल दिया कि हम 30% टैक्स लेंगे क्रिप्टो करेंसीज पे, तो उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए थे, क्या क्या नहीं होने चाहिए थे, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद की मैं बात करूं तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज की डेफिनेशन दी है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, अभी हम इससे डिस्कस कर लेंगे। हाँ, नॉन फंजाइबल टोकन में आपको बता दूं क्या होता है। जैसे डाटा होता है आपका, है ना, आपका एक बाहर अगर आप कभी टेस्ट देने गए हो तो बाहर बहुत सारे कोचिंग वाले खड़े होते हैं, वो आपसे एक पर्चा भरवा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो डाटा होता है वो बिकता है ना, यानी कि वो पैसे नहीं होते लेकिन बिकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम नॉन फंजाइबल टोकन, ठीक है। अब मैं आपसे क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल डिनोमिनेशन, यानी कि एक क्या बोलते हैं, तकनीकी मुद्रा होती है, ठीक है, डिजिटल मुद्रा होती है, जो आपको मीडिया में एज ए एक्सचेंज की तरह काम करती है, कंप्यूटर से काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसी होती है मैं आपको बता दूं। मान लो ये कंप्यूटर है, इससे आपने कोई डाटा सेव किया है या किसी कंप्यूटर को ट्रांसफर किया, इसको
फिर ट्रांसफर कर दे इसको। अगर आप ये चाहो कि भाई ये वाला कंप्यूटर का ट्रांसफर डिलीट हो जाए तो ये डिलीट नहीं हो सकता। यही तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई बैंक नहीं होता जिसे मेंटेनेंस वगैरह करना पड़े, ठीक है। इस पर टैक्स लगा दिया गया है। साइन ऑफ ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी साइन है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फाइनेंशियल कम इकोनॉमिक सिस्टम हमारा सुधरेगा, ऐसा ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इससे एक चीज पता पड़ती है कि जो भी इनोवेशन है, ठीक है, वो केयरफुली मैनेज होने चाहिए, वरना आपकी मान लो भाई अगर आप भी डाटा नॉन फंजेबल टोकन को क्रिएट करो, उसका सिस्टम क्रिएट करो, ये जो सारी चीजें आपको सिस्टम को क्रिएट करना है, क्रिप्टो करेंसीज के सिस्टम को क्रिएट करना है, अगर ये सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया तो आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो ये जो हाई टैक्स रेट है ये निश्चित रूप से इन्वेस्टर अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में जाना चाह रहे थे तो हो सकता है कि उनको नुकसान दे जाए, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं, देखो मैं जैसे बोला इनोवेशन माइंडेड इन्वेस्टर आप बनो, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद कुछ बोलूं तो इसमें अभी इतना कुछ मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, ये एक डेफी टर्म दिया है इन्होंने, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, है ना। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होती है? स्टेकिंग हो गया, लैंडिंग हो गया, लिक्विडिटी हो गया, किसी से लोन लेना देना, है ना। ये अम्ब्रेला टर्म है सारी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे की जाती हैं। DEFI आपके किसी भी पेपर में पूछ सकते हैं कि DEFI न्यूज में था, बताइए DEFI है क्या, तो आपको बताना है ये अम्ब्रेला टर्म है फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन्स, ठीक है गाइस। तो ये आप चीज को, ये चीजें आपको समझनी होंगी, करनी होंगी, है ना। DEFI जो है वो ग्लोबल है, पीयर टू पीयर है, मतलब आपसे आप तक ही आएगा, यानी कि आप किसी इंसान से इंसान तक, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की इसमें बात करूं DEFI के बाद तो इंडियन DEFI भी होगा। क्रिप्टो करेंसी जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, अडेप्ट करनी पड़ेंगी, क्विकर होगा, चीपर ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो अगर सेंट्रलाइज इंटरमीडिएट नहीं होगा, मतलब उसमें कोई सेंट्रलाइजेशन एजेंसी नहीं होगी, तो हो सकता है कि कोई भाई उसे धोखा दे दे, हो सकता है कोई बैंक हो जाए या उसे कुछ घाटा हो जाए, तो वो जाएगा किसके पास, है ना। लेकिन पुष्पा है वो तो कभी झुकेगा नहीं, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, आप ये चीज बताओ, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, ये तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जाना तो चाहेंगे, लेकिन ये तो इकोसिस्टम जो है, बैरियर्स जो है टैक्स रेट के द्वारा इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो इनके लिए नुकसानदायक चीज है, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद इसमें लास्ट सेकंड पैराग्राफ की बात करूं तो इंडिया क्रिप्टो पॉलिसी एट लार्ज देयर इज ए फंडामेंटल लैक ऑफ क्लैरिटी इन एस्पेक्ट्स, यानी कि अभी हमें पता ही नहीं है कि इसका फंडामेंटल क्या होने वाला है, क्रिप्टो करेंसी किस फॉर्म में आने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जब रिफॉर्म होगा हम उससे आराम से जब डिस्कस कर पाएंगे। ये इन्होंने दी थी, इसमें जो मेन चीज है वो DEFI क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन, और मैंने आपको एक बता दी नॉन फंजाइबल टोकन, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको आर्टिकल डिस्कस किया। अगर मैं इसके बाद की यहाँ बात करूँ तो साइन ऑफ पीस, हाँ इसे हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो साइन ऑफ पीस का क्या मतलब है, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोल दिया है चलो भाई मैं अपनी सेना वापस मंगा रहा हूँ। नेटो बोल रहा है कि नहीं नहीं यार कुछ शक लग रहा है, लेकिन जो भी है यूक्रेन से वो अपनी सेना वापस तो मंगा रहे हैं, यानी कि वो भी समझौता करने के फिराक में है, वो चाहते हैं कि समझौता हो, ठीक है। तो ये चीज है कि भाई साइन ऑफ पीस है ना। और जो मैक्रोन थे फ्रेंच के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी गए थे, वो भी बोले थे कि आप इसे शांति से मैटर को सुलझा लो, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने, जो मिस्टर मैक्रोन है, उन्होंने बोला था कि हम रशियन सिक्योरिटी कंसर्न्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट जो है वो दोबारा से रिवाइव हो, है ना। ये सारी चीजें हैं। और अगर अभी ये बहुत जल्दी है कि हम रशिया को बोल दें कि वो युद्ध नहीं करना चाहता, हालांकि इसमें इन्होंने एक चीज बताई है कि भाई उसने यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री है उस पर साइबर अटैक किया है, यूक्रेन की मिनिस्ट्री पर साइबर अटैक किया, जो दुखद है, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से प्रोसेस कैसे चलता है, क्या चलता है, अगर मैं इसके एक लाइन में बोलूँ तो ये होगा फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है। यानी कि अगर आपको अपना भविष्य देखना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस पे चलते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग हरिद्वार कॉन्क्लेव बिल्कुल ऐसे काटना है। अनवेल योर माइंड्स बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म देख लीजिएगा जो आपको एक बहुत न्यूज में बताई जाएगी, और आप भी उसे बस कि करंट अफेयर के नाम पर रटोगे कि काल कजाकिच्चू, है ना, ये एक टेम्पल रिचुअल है। अब आप पूछोगे काल कजाकिच्चू भाई आ जाएगी कि ये केरला में होती है, ये होता है वो होता है ना, बिल्कुल नहीं आएगी, सर गारंटी दे सकता हूँ। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखो इसमें कास्ट बेस्ड है ये, है ना। इसमें बोला बेच इन्वॉल्व वॉशिंग द फीट ऑफ ब्राह्मण, यानी कि उसमें ब्राह्मण के पैर धोए जाते हैं, और ये सब कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, ये जितने भी सारे टर्म होते हैं ना, ये यूपीएससी पेपर में कभी नहीं आते। इस चीज को आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। तो बकवास की चीजों में मत पड़िएगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं।
अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, मैंने आपको बता दिया, यूक्रेन के लिए अपनी एक हेल्पलाइन सेट कर दिया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं आपसे, ट्रिब्यूनल हम डिस्कस कर चुके हैं, राज्यसभा एस्पिरेशन बिल्कुल गलत है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, पोस्ट डिलिमिटेशन कमीशन बोला है, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मैं इसके बाद अगर आपसे आगे चलूं तो कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इसमें आपको, हालांकि पिक्चर ये जो वन रेंज वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन जो है, इस पर भी बहुत सारा पॉलिसी है ये, ठीक है। ये उनके लिए, सैनिकों के लिए पॉलिसी होती है, और ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम देखते हैं कि आर्टिकल वायलेशन होता है कि नहीं होता, वो बाद में जब केस जिस दिन फैसला दे देगा उस दिन डिस्कस करेंगे। असेंबली पोल वाले पूरे पेज को मैं ऐसे काटता हूँ, ठीक है, कुछ होता ही नहीं इसमें। हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस पेज पे थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आप अपना ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया लैक्स सोलर बेस्ड हैंडलिंग पॉलिसी। देखो ये जो सोलर बेस्ड होता है, मान लो सोलर प्लेट है, इसने 25 साल काम कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो बेस्ड होगी ये कहाँ जाएगा, ये एक इशू है, इंडिया लैक्स करता है, ऐसा इन्होंने बोला। IRN ये जो कंपनी है उसने बोला है, इंडियन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसने ये चीज़ें बोली हैं, ठीक है। और ये बोला है कि जो हमारा 2050 तक ये सोलर बेस्ड है 78 मिलियन टन टच कर लेगा। हालांकि अभी तक हम इसे इलेक्ट्रिक बेस्ड में यानी ई बेस्ड में इंक्लूड करते हैं, लेकिन ई बेस्ड से अलग इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो ये आपके मेंस के पर्पज से एक इशू बन जाएगा, इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई इशू बनेगा। इसमें देख लीजिएगा, इक्विटेबल एनर्जी एसेस की ऑफ एनवायरमेंट पॉलिसी, मोदी सेट्स उज्ज्वला स्कीम। अगर मैं आपको इन दोनों स्कीम्स के बारे में, दो स्कीम दी हुई है इसमें, उज्ज्वला स्कीम और दूसरी स्कीम जो दी हुई है PM कुसुम स्कीम, ये रही। इन दोनों स्कीम को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उज्ज्वला स्कीम को समझ लीजिएगा, उज्ज्वला स्कीम का टारगेट क्या होता है। उज्ज्वला स्कीम जो है वो भाई हेल्प करती है इंडिया को टू अर्न ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में इंडिया की मदद करती है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री समझ लीजिएगा, पेपर में कहीं भी आ जाती है। उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पे काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ये पेपर में आ जाता है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। अगर आप इसके लॉन्च की बात करें तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में, और इसका अगर मैं बात करूं तो इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है कि हम LPG सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर जो है वो पुअर हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट जो सेकंड लॉन्च हुआ है ना, जो सेकंड उज्ज्वला सेकंड जो स्कीम लॉन्च हुई है, उज्ज्वला सेकंड जो स्कीम लॉन्च हुई है, उसमें क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अब उनको खाली सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद उनको बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट होता है 1600 रुपये का, 1600 रुपये का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसमें आपको फर्स्ट रिफिल, ठीक है, फर्स्ट रिफिल प्लस आपका जो हॉट प्लेट होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और मैं उज्ज्वला योजना की ही बात कर रहा हूँ। इसमें अब 7 नई कैटेगरी ऐड की गई है, पहले वुमेन थी, अब इसके बाद इसमें SC ST या जो प्रधानमंत्री आवास योजना या जो अन्नदाता आय योजना, या फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं आपके, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं फिर इसके बाद आपकी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर आइलैंड है, आपके कोई भी आइलैंड है, इन सबको भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने वाला है। मेरे हिसाब से उज्ज्वला योजना में इससे ज़्यादा कभी कुछ पूछता नहीं है। अगर मैं आपसे यहाँ PM कुसुम की बात कर लूँ थोड़ा सा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। एंड ये हो गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको इसमें देखो एडिशनल इनकम है फार्मर्स को, ये अपनी जो एडिशनल पावर है उससे ये ग्रिड को बेच देंगे। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसमें 3 कंपोनेंट है। कंपोनेंट ए क्या बोलता है, कि डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड और माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड, यानी कि अगर आपका कोई ग्राउंड खाली है तो उस पर आप माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड करा दो, रिन्यूएबल पावर प्लांट लगा दो और उसे बेचो, है ना। कंपोनेंट बी क्या बोलता है, समझ लीजिएगा, इससे ध्यान से बोलता है इंस्टॉलेशन ऑफ 2 मिलियन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स ये इंस्टॉल करेंगे कंपोनेंट बी में। और इसी के PM कुसुम की बात करूं तो कंपोनेंट सी में क्या होता है कि जो पहले से पंप हैं उनका हम सोलराइजेशन
करेंगे। ये इन तीनों में अंतर है मेरे हिसाब से। यहाँ तक पीएम कुसुम मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं मिलता कि आपके लिए कुछ भी खास बचा हुआ है। अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ दी हुई है, टोटल रामसर साइट्स बता दूँ तो 49 है, और वो सारी रामसर साइट्स मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कौन सी रामसर साइट कहाँ है। तो आप उस वीडियो में जाकर 49 रामसर साइट पर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1000 फर्म एक्सपेक्टेड एट डिफेक्सो एक्सपो इन गुजरात। ध्यान रखिएगा ये जगह जगह होते हैं, तो ये लार्जेस्ट एग्जीबिशन है, ठीक है, और ये गुजरात में हो रही है। बस अभी तक इंपॉर्टेंट यही है इसमें, जब हो जाएगी तो कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। हेलमेट ये दिल्ली से अगर आप है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ट्रैफिक वगैरह का पेपर दे दो, बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिप्रेशन एक नेग्लेक्टेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है। बप्पी लहरी जी का निधन हो गया, जो दुखद है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन न्यूज। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गाइस नेक्स्ट पेज की न्यूज है, नेटो लुक्स टू बॉल्स्टर डिफेंस, यानी नेटो जो वो अपना डिफेंस भी देख रहा है कि चलो रसिया अपनी सेना तो वापस बुला रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कभी हम पे अटैक कर दे, ठीक है। तो ये रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो कहीं ना कहीं अब सॉल्व होने के प्रोसेस में शुरू हो गया है, और जल्दी ही ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ओपन डोर पॉलिसी, हालांकि रसिया जो है वो बार बार ये बोल रहा है कि ये जो नेटो है ये हमारी तरफ, यानी कि बेस्ट जो है हमारी तरफ एक्सपेंड ना हो, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि ये सॉल्व होने की कगार पे है। जाई टेल्स हांगकांग टू टेक ऑल स्टेप्स टू कर्ब कोविड-19 सर्च, मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना क्वाड, अगर मैं आपको चीज़ बता दूं, क्वाड हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड का जो सबसे पहले आइडिया 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर उस समय शिंजो आबे ने दिया था, है ना। अगर मैं ऑकस की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ठीक है, इसमें 3 इंक्लूड हैं। क्वाड जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अगर आपने मेरी पिछली हिंदू एनालिसिस वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने क्वाड पूरी हिस्ट्री से समझाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, देख लीजिएगा। ऑकस के क्लिक्स तो चाइना ने बोला है कि ये जो क्वाड है और ऑकस है, क्वाड में आपका कौन कौन से देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया 4 देश हैं, और ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस 3 देश हैं। तो इन्होंने बोला है कि चाइना के खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे एक काम करते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। इश्यू पॉलिटिकल स्टेटमेंट, न्यूक्लियर डील होने वाली है, क्या होती है फाइनल पे ही हम देख लेंगे। फर्स्ट वुमेन रिपोर्टेड क्यूर्ड ऑफ HIV आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। कोई अगर साइंस में देखो तो ही इंपॉर्टेंट है, वरना ये इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, है ना। कैनेडियन ट्रक्स एंडेड बॉर्डर प्रोटेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इकोनॉमी में आज भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कंजप्शन राइजिंग, कुछ नहीं। इन्फ्लेशन में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। फेब्रुअरी फ्यूल्स, कुछ नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में नीड कंटिन्यूड, और ये इसके बाद ये चीज़ें सारी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपने KNP एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, वीडियो को लाइक करना आपके हाथ में है, और वीडियो को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। तो ये करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।